यह कहानी केवल काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा करना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। मैं रोहन हूँ और मेरी उम्र 26 साल है। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मेरी भाभी मुझ पर ही रहती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी कहानी होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने ऐसी कहानी गढ़ दी कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं एक मेडिकल की दुकान में काम करता हूँ। घर पर मैं और मेरी भाभी ही रहते हैं। मेरे माता पिता और बड़े भाई कोरोना में गुजर गए। तब से मैं और मेरी भाभी साथ ही रहते हैं। वैसे मेरी एक बहन भी है जो मुंबई में रहती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह छुट्टी में घर आती है। तब खिचड़ी के पर्व का समय था। खिचड़ी का पर्व मतलब घर की लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और तिल, गुड़, चूड़ा, दही और खिचड़ी का प्रसाद बांटते हैं। और इन दिनों में खूब मस्ती भी होती थी। तब मेरी भाभी अकेले यह सब नहीं कर पाती, इसीलिए मेरी बहन छुट्टी लेकर घर आ गई थी। मेरी कहानी शुरू होने के 4 दिन पहले मेरे जिगरी दोस्त समीर ने फोन किया। फिर समीर बोला, हेलो रोहन, सुन यार, आज मटन खाने का मन कर रहा है और साथ में थोड़ा दारू भी। बोल चलेगा ना? तब मैंने कहा, हाँ ठीक है। तब शाम को जब काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं बार में गया तो समीर पहले ही वहां पहुंच चुका था। फिर हमने दारू की ऑर्डर दिया और बातें करते हुए मैंने ज्यादा दारू पी लिया। समीर ने कहा, यार बस हो गया, अब चल घर चलें। तब मैं थोड़ी ज्यादा पी चुका था, इसलिए उठते समय थोड़ा डगमगा रहा था। तब घर पहुंचकर गाड़ी खड़ी करते समय मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मैं अंदर आया और देखा कि हॉल में नाइट रेड बल्ब जल रहा था, जिससे मुझे सब धुंधला दिख रहा था। तब जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि सोफे के नीचे चटाई पर कोई सो रहा है। फिर पास जाकर मैंने देखा, वह तो मेरी बहन रिया काले गाउन पहने सो रही थी। तब मुझे लगा कि वह मेरी भाभी है। शायद वह मेरी इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। तब दारू के नशे में मैंने बहन को सीधा किया। तब भी वह सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर लिया। तब उसने थोड़ा हिलकर उठने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसे नीचे धकेलता रहा। तब भी मेरी बहन उठने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। दोस्तों, तब वह कुछ मिनटों तक वह चुपचाप लेटी रही। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो मैं भी शांत हो गया। हमेशा की तरह ज्यादा देर तक नहीं रुका, जल्दी ही उठकर एक तरफ लेट गया और सो गया। फिर सुबह के 4 बजे के करीब जब मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ा तो मैं खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा था। तब नशा कुछ कम हो गया था। फिर जल्दी से कपड़े पहना, पेशाब किया और वापस जाके सो गया। फिर सुबह को मेरी भाभी ने मुझे उठाया। तब देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। तैयार होते समय मेरी बहन रिया मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रही थी। फिर मैंने नाश्ता किया और काम पर निकलने लगा। तभी मेरी भाभी ने टिफिन देते हुए पूछा, रात को बेडरूम में क्यों नहीं आई? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। तब मैंने कुछ नहीं कहा और काम पर चला गया। रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि रात को मैंने कुछ किया था क्या। उस दिन पूरे दिन भर यही ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर दोपहर को लगभग 2:30 बजे मेरी बहन रिया का फोन आया। रिया बोली, हेलो भैया, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, काम पर हूँ। क्यों? रिया ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, मैं वहीं आ रही हूँ। तब आई ने कहा, ठीक है, आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद रिया आई। फिर मैं दुकान के बाहर उससे मिलने गया। तब वह एक कोने में खड़ी थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या काम है? रिया ने जवाब दिया, आपको सच में नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? तब मैंने कहा, पहले ही मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब रिया बोली, भैया किस बात से आपका दर्द हो रहा है? ज्यादा सोने से या कुछ और? तब मैंने जवाब दिया, रात को ज्यादा सोने से। तभी रिया बोली, या फिर कुछ और करने से भैया? तब उसके सवालों से मुझे समझ में आया कि रात को कुछ जरूर हुआ था। उसने आगे कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि रात को क्या हुआ? तब उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था। फिर मैंने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, नशे में ऐसा हो गया। फिर मैं उसके पैरों में गिरने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। रिया बोली, अरे क्या कर रहे हो भैया, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। इस पर रिया बोली, रात को जो हुआ वह अब हो चुका है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी वो सब चाहिए। इस पर तुरंत ही मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? रिया बोली, देखो भैया, मैं साफ साफ कह रही हूँ,
रात को तुम मुझसे नजदीक आए, अब तुम्हें ही मुझे पूरा करना होगा। अब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए दवाई भी ली है। मैंने कहा, लेकिन तुम मेरी बहन हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रिया बोली, मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं जिसमें भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं बाहर ही चली जाऊंगी। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन घर पर भाभी के रहते ये सब कैसे होगा? रिया बोली, मैंने उसे मायके जाने के लिए तैयार कर लिया है। रात को वह तुमसे पूछेगी तो तुम उसे जाने देना, फिर हम बात करेंगे। इस तरह मेरी भाभी अपने मायके चली गई और मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं हमारे रिश्ते में। तब मैंने मोबाइल में बहन के कुछ फोटो देखने लगा। उसमें मुझे सब कुछ दिखा, लेकिन एक दिक्कत थी कि खिचड़ी के 14 दिनों में कैसे और क्या करेंगे। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया। वहां मुझे पता चला कि अगर आपने उपवास रखा है तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तब मेरे और बहन के उपवास नहीं थे। इससे हमारा रास्ता साफ हो गया। फिर जब रात को काम से लौटकर घर आया, फिर खाना खाते वक्त बहन ने बात छेड़ दी। वह बोली, सुनो भैया, भाभी कह रही है कि उसे मायके कितने दिन तक रहना है। मैंने पूछा, कितने दिनों के लिए बोली हो? रिया बोली, पूरे 14 दिनों के लिए। इस पर मैंने कहा, ठीक है, भाभी का थोड़ा आराम भी हो जाएगा, इससे भाभी भी खुश हो जाएगी और तुम भी। फिर खाना खत्म होने के बाद बहन ने बर्तन साफ किया और बाकी काम निपटाने लगी। वैसे यह सब काम मेरी भाभी का होता था, लेकिन अब उसके गैर मौजूदगी में यह सारा बहन को करना पड़ रहा था। अब बर्तन धोने के बाद रिया मेरे पास आकर बैठ गई। फिर रिया बोली, नाराज तो नहीं होना भैया तुम? मैंने कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे गलत लगा, लेकिन बाद में सोचा कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी। रिया बोली, तो आज रात? मैंने कहा, ठीक है, आज रात ही बात कर लेता हूँ ताकि तुम भी आराम से रहो और मैं भी। तब हम दोनों ने सारे काम निपटा कर टीवी देखने बैठ गए। तभी रिया ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। तब मैंने अपने मन में कहा, अब रिया नहीं मानेगी, आज की रात बच्चे की जान लेके ही मानेगी। तब कुछ देर तक तो मैं वही बैठा रहा और रिया के बारे में सोचता रहा। फिर उठा और कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही एक सुखद गुलाबों जैसी खुशबू आई। तब माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बहन लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। तब वह बहुत सुंदर लग रही थी। तब मैं उसके पास गया, फिर हमारी आंखें मिलीं और हम दोनों थोड़े परेशान हो गए। तभी रिया बोली, अरे धीरे। मैंने कहा, इतनी मेहनत तो भाभी ने भी नहीं की थी जितनी तुम मर रही हो। फिर हम लगभग 15 मिनट तक इसी तरह बातें करते रहे। फिर मैंने उसे लिटा दिया। तभी रिया ने कहा, क्या यह सब ठीक तो रहेगा ना? इस पर मैंने कहा, रिया, यह सब पहले सोचना चाहिए था ना। खैर, अब तुम जैसा चाहो। फिर वह मेरे पास आकर लेट गई। तब उसने तेल की एक बोतल पास रखी थी। फिर मैंने उसे थाम लिया। रिया बोली, अब क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। तब रिया ने मुझसे कहा कि उसका सपना था कि वह अपने पति या किसी दोस्त के साथ ऐसा करे, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि उसका सपना मेरे साथ पूरा हुआ। अब मेरी बहन वापस मुंबई चली गई है। अब जब भी पर्व त्योहार आता है तो पर्व के बहाने से वह मेरे पास आ जाती है। अब तो मेरी भाभी भी गर्भवती हो गई है और रिया ने इस समय उनकी बहुत मदद की है। वह भी एक अलग ही कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कहानी समय पर मिल सके। मिस न करें। कल मिलेंगे धन्यवाद। एक और नई कहानी के साथ। घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, जिसे मैंने हमेशा अपना सगा भाई माना था। मुझे नहीं पता था कि रात को सोने के बाद वो मेरे साथ इतना गलत करेगा। दुनिया की नजरों में वो मेरा भाई था, लेकिन असलियत कुछ और थी। धीरे धीरे मैं उसके नकली प्यार के जाल में फंसती चली गई और फिर एक दिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसीलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी।
अचानक मेरा भाई अरविंद मेरे कमरे में आया और दरवाजा बंद करके कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिमा भी छुट्टी पर है, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिल जाएगा। अरविंद की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। अरविंद कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने ग्लास एक साइड पर रखा और लेट गई। अरविंद कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था, दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें मूंदकर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही थी। मेरी आंख मम्मी की आवाज पर खुली। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरा सिर बुरी तरह से बोझिल था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही न हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने के टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मुझे देखकर अरविंद खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अरे, अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखे तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाइयों के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसीलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और अरविंद कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थीं, इसीलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थीं, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या अरविंद कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी, मगर मेरा जहन बेदार था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और दरवाजा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त अरविंद भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया,
कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वह भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आप सो जाए, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी। न जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो अरविंद तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अनु दीदी, आप अपने बाल खोल दे, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतारकर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वहां मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। अरविंद मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वह बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल है ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सरायत कर रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। तब अपने भाई पर गौर किया। मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वो किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब वह बैठक से निकला, उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, अन्नू, आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना।
मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल लूंगा, लेकिन फिर उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। मैं अगले दिन किचन में काम कर रही थी जब अरविंद अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना ही कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ऊपर लिया और फिर अरविंद को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। अरविंद कहने लगा, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे अरविंद का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी अरविंद की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं अरविंद पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थामकर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? ठीक है, वो नहीं आएंगे दोबारा, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। कैसा लड़का था ये, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अरविंद की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस हुए। मैंने बौखलाकर आंखें खोली तो अरविंद मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूँ जिससे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर मैं भी थक चुकी थी, आंखें बंद की और सोने लगी। अरविंद के हाथों मसाज करवाने से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस अरविंद की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और अरविंद के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी अरविंद मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी
और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं पेट से हूँ। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? अरविंद मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि वो मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अरविंद मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरी गाल खींच देता। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि मेरे साथ आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। फिर मैंने एक दिन अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। उस दिन हमारे माँ बाप घर पर नहीं थे। अरविंद फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि न सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरविंद मेरे कमरे में अपने उबाश दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे अरविंद को पैसे देते और चले जाते। ये जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर अरविंद का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ ली। होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अरविंद को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। अरविंद ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मैं इस हादसे को मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले देन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि कब किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को पर्दे में ही रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पे उन्हें अकेला न छोड़े। इस सारे मामले में आपको किसकी गलती लगती है? मेरे माँ बाप की जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी जो अपने सौतेले भाई के साथ बिल्कुल अकेली इस घर में रहती थी और उसके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास करती थी और उसे अपना सगा भाई समझती थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ये भी बताए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।